डियर स्टूडेंट्स, कदम सरी गांटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके लिए क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी जिसका कोड 029 है, उसकी बुक सेकंड भारत लोक और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेकर आया हूँ, जो बेस है एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। तो इस चैप्टर के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि इस नाम का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपने बुक फर्स्ट, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें भी जान चुके हो। और क्योंकि ये दोनों ही बुक में है, बुक फर्स्ट में और बुक सेकंड में। बुक फर्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करता है, जबकि जो ये चैप्टर हमारा बुक सेकंड में है भारत लोक अर्थव्यवस्था में, ये चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भारत की बात करता है। तो जो परिभाषाएं हैं वो बिल्कुल सेम है दोनों की, तो इसीलिए इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये मैप के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं हालांकि परिभाषा आप पहले भी जान चुके हो। जो पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो मेरी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो आप उसे भी देख लेना, तो और समझ में आपको आ जाएगा। फिर भी जो मोटी मोटी बातें हैं मैं इसमें आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे कहेंगे, देखो, जब व्यापार दो राष्ट्रों के बीच या दो राष्ट्रों से अधिक के बीच क्रिया विक्रय, वस्तु का या सेवा का लाभ हेतु आदान प्रदान किया जाता है, वो भी स्वैच्छिक रूप से, और दोनों को इसमें लाभ हो रहा हो, दोनों देशों को, दोनों राष्ट्रों को, तो जो व्यापार के साझेदार हैं तो वह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो ये आपको या पहले भी जान चुके अच्छी तरह से, लेकिन फिर मैंने बता दिया आपको। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों है ये भी मैंने पहले बता दिया, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि जानते ही हो कि कोई भी देश जो आत्मनिर्भर नहीं है, सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं उसके यहाँ ना उत्पादित होती हैं, ना पैदा होती हैं, ना बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए कुछ वस्तुओं की उसे हमेशा आवश्यकता होती है, वो डिपेंड होता है दूसरे देशों के ऊपर, दूसरे राष्ट्रों के ऊपर। तो इसलिए वो जो है उन वस्तुओं का व्यापार करता है। प्रत्येक देश में कुछ वस्तुएं उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो कुछ वस्तुएं कम हैं। जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं उनको वह निर्यात कर देता है, उनको भेज देता है, जबकि जो वस्तुएं उसके देश में कम हैं या जिनकी उसे ज़रूरत है तो उन वस्तुओं को मंगा लेता है, उनका आयात करता है। इस प्रकार प्रत्येक देश जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं को आयात करता है और निर्यात करता है। तो इससे जो है सभी देशों की आवश्यकताएं या ज़रूरतें पूरी होती हैं, और इसमें भारत भी एक है, और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, और भारत जो है सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साझेदार है। अब यह है कि भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें अगर पॉइंट वाइज में बताऊं आपको, तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी की कुल मात्रा का केवल 1% ही है, लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी विश्व की अर्थव्यवस्था में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है या इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत का विदेशी व्यापार हमेशा से ही प्रतिकूल रहा है, क्योंकि आयात का मूल्य हमेशा निर्यात के मूल्य से ज़्यादा ही रहा है, यानी हम सामान मंगाते ज़्यादा हैं और जो भेज से कम है। तो व्यापार जो हमारा है भारत का, वो हमेशा नेगेटिव रहा है, ऋणात्मक रहा है। व्यापार संतुलन जो हमेशा ऋणात्मक रहा है, नेगेटिव रहा है। विश्व के सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। अब जो सबसे ज़्यादा है, जो हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि देश जो है काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें पेट्रोलियम पदार्थ हमारे देश का सबसे बड़ा आयात की वस्तु है, या पेट्रोलियम या पेट्रोलियम पदार्थ, जबकि वस्त्र, खनिज, अयस्क, हीरा आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसी चीज़ें जो हैं भारत मुख्य रूप से निर्यात करता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारूप लगातार बदलता रहा है। आज़ादी के बाद विदेशी व्यापार के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत ने काफ़ी प्रयास किए हैं, जैसे आयात करों में कमी कर दी, उद्योगों में उदारीकरण की नीति अपनाई,
साइंस और टेक्नोलॉजी से उत्पाद की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाया, देश के बाजारों को ओपन किया और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया। जो प्रोडक्ट हैं जो हमारे यहाँ हैं उनका पेटेंट प्रक्रिया में भाग लिया और उन्होंने बदलाव किया। इस तरह देखा जाए तो 1950 से 1951 में भारत का विदेशी व्यापार लगभग 1214 करोड़ रुपये था और 2016-17 में यही भारत का विदेशी व्यापार बढ़कर 44,000 करोड़ से ऊपर हो गया। 2024-25 में करंट में देखा जाए तो भारत का जो व्यापार है 68,000 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन इसमें भारत के विदेशी व्यापार में आयात अधिक और निर्यात कम है। भारत का ज़्यादातर विदेशी व्यापार समुद्री व वायु मार्गों द्वारा ही होता है। सड़क मार्ग द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ ही विदेशी व्यापार होता है सड़क के मार्ग द्वारा। अब इसमें एक टॉपिक और होता है आपका, एक टॉपिक और है, कई बार सीबीएसई में पूछा गया, भारत के आयात व निर्यात संगठन का बदलता प्रारूप क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तो दो हेडिंग डालने हैं, भारत के आयात संगठन का बदलता प्रारूप और भारत के निर्यात संगठन का बदलता प्रारूप। तो उसमें जो बातें हैं वो आपको लिखनी है। कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं मैं। जैसे नंबर 1 जो अभी मैंने बताया, 1950-60 के दशक में खाद्यान्न, मशीनरी, पूंजीगत माल की आयात की प्रमुख वस्तुएं थी। 1970 के दशक में खाद्यान्न जो है जब हमारा सरप्लस हो गया था, हमें मांग जरूरत नहीं पड़ी, तो उर्वरक और पेट्रोल पदार्थों ने इसकी जगह ले ली और इनका हम आयात करने लगे। उर्वरक और पेट्रोल पदार्थों का, पेट्रोलियम और पेट्रोल पदार्थों का, मशीन, उपकरण, विशेष स्टील, खाद्य तेल और रसायन भी हम आयात करते हैं। पेट्रोलियम और इसके उत्पादों में सबसे ज़्यादा आयात में वृद्धि हुई है। हम युद्धक सामग्री जो लड़ाई में सामान काम आते हैं, लड़ाई के जहाज, ये लड़ाई का अन्य सामान जो है, और टेक्नोलॉजी का भी आयात जो अधिक हो रहा है। ये तो हो गए बात के आयात संगठन का बदलाव प्रारूप। जो पहले हम खाद्यान्न वाले मंगाते थे क्योंकि उस समय हमारे यहाँ कुछ नहीं था, और अब जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं खाद्यान्न तो मंगाते नहीं हैं, और बल्कि बहुत से देशों में भेज भी रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है अब जो है उसकी जगह उर्वरक, पेट्रोल पदार्थ पे हम ज़्यादा हैं, और जो लड़ाई के सामान हैं उनको भी हम ज़्यादा मंगा रहे हैं। भारत का अब दूसरा हेडिंग बनता है भारत के निर्यात संगठन का बदलता प्रारूप। जैसे अब परंपरागत वस्तुएं जैसे काजू है, दाल है, इसके निर्यात में भारी गिरावट हुई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कड़ी प्रतियोगिता में मिल रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। पुष्प, कृषि उत्पाद, ताजे फूल, ताजे फल फूल, समुद्री उत्पाद, चीनी के निर्यात में तेज वृद्धि हुई है। अयस्क व खनिजों के निर्यात में आकस्मिक कमी दर्ज की गई है। दवाइयों का निर्यात भी हमारा कम हुआ है। निष्कर्ष हम इससे क्या निकलता है इसका कि कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, क्वालिटी मेंटेन ना होने और सरकारी नीतियों में लगातार बदलाव के कारण भारत का व्यापार संतुलन ऋणात्मक नेगेटिव ही है। अतः भारत जो है आयात इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, महंगा ज़्यादा रहा है, जबकि निर्यात या एक्सपोर्ट कम हो पा रहा है। इसमें सुधार की अति शीघ्र आवश्यकता है। तो ये टॉपिक भी आपका हो गया। अब जो है अब इसमें और ज़्यादा जो है इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा है अभी। इसमें एक टॉपिक आपका समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन के बारे में क्वेश्चन कई बार आता है, जो टॉपिक भी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में। समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में, जैसे मैंने पहले अभी बताया था आपको कि वायु और समुद्री पत्तनों द्वारा ही हमारा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसमें समुद्री पत्तन अगर देखा जाए दोनों में भी, वायु में और समुद्री में, तो समुद्री पत्तन द्वारा सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इसे कारण है नंबर 1, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत की लंबी तटरेखा इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल बनाती है। नंबर 2, जल परिवहन सस्ता व सपाट तल होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। पूर्वी तट की अपेक्षा भारत के पश्चिमी तट में अधिक समुद्री पत्तन है, इसलिए व्यापार भी वहीं ज़्यादा होता है। समुद्री पत्तन से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जो समुद्री पत्तन है जहाज के लिए गोदी
सामान उतारने, लादने व भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय बाजारों को पत्तन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेशों का मतलब है कि उस जहां जो उन जिन एरिया को कवर करता है, जहां का सामान वो भेजता है। पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेशों से वस्तुएं इकट्ठा करके वस्तुओं को दूसरे देशों और स्थानों में भेजने का कार्य करते हैं। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मझोले पत्तन हैं। बड़े पत्तन जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और छोटे पत्तन जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होते हैं। तो इसमें जो है एक पॉइंट और बनता है आपका कि एक तो मैंने बताया जैसे पृष्ठ प्रदेश क्या है, किसी पत्तन का, ये कई बार पूछ भी जाता है, किसी पत्तन का पृष्ठ प्रदेश क्या है, किसी पत्तन का वह प्रभाव क्षेत्र जो उस पत्तन से जुड़ा होता है। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो है कोलकाता पत्तन के प्रभाव क्षेत्र है। ये कोलकाता पत्तन के प्रभाव क्षेत्र कौन से हैं? यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हालांकि ये क्षेत्र वो चेंज भी होते रहते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है। ये जो है कोई भी सामान कहीं से भेज सकता है, लेकिन जो उसके आसपास के हैं ज़्यादा सामान वहीं से भेजा जाता है। अब है इसमें एक लास्ट पॉइंट है डाटा का, भारतीय पत्तनों के नो भार यानी कि सामान निपटान की क्षमता 1950 में 20 मिलियन टन थी, 2016 में 837 मिलियन टन हो गई, और 2025 में 855 मिलियन टन अब क्षमता है। लेकिन इसे और भी आगे बढ़ाया जा रहा है और इसकी जरूरत भी है। अब भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन जो हैं, जैसे अब भारत में देखो जब देश की आज़ादी हुई, देश का विभाजन भी हो गया, तो देश के विभाजन होने से दो हमारे जो महत्वपूर्ण पत्तन थे भारत में, कराची पत्तन वो पाकिस्तान में चला गया और चिटगांव पत्तन बांग्लादेश में चला गया। अब भारत के प्रमुख जो समुद्री पत्तन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार जो एक तो मैप के लिए तो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 30, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 में तो विश्व के आएंगे और क्वेश्चन नंबर 30 में इंडिया के आएंगे, तो ये उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, इंडिया के मैप के लिए। लेकिन ये कई बार जो 3 नंबर में भी इसके बारे में पूछ जाता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे नंबर 1 है कांडला बंदरगाह। कुछ पत्तनों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे कांडला बंदरगाह है, कांडला पत्तन है, इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम, कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। और जुआरिया बंदरगाह है ये, और इसका पृष्ठ क्षेत्र पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भाग है, पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ वस्तुएं जो जिनका ये निपटान करता है, पेट्रोलियम और पेट्रोल पदार्थ और उर्वरक, इनका ये निपटान करता है। अब इसमें जो वाडीनार है, वाडीनार इसके पास ये एक सब पत्तन बनाया गया जिससे कांडला पत्तन है उस पर दबाव कम हो सके। दूसरा पत्तन है हमारा मुंबई पत्तन, ये प्राकृतिक पत्तन है और सबसे बड़ा पत्तन है, देश का सबसे बड़ा पत्तन है ये जो है ब्रिटिश शासकों ने बनवाया था इसे। ये महाराष्ट्र में है। यहाँ गहरे जल के कारण, यहाँ पानी काफ़ी गहरा है, यहाँ गहरे जल के कारण बड़े बड़े जहाज़ों के लिए बेहद सुरक्षित है। इसमें 54 गोदियाँ और तेल का बहुत विशाल टर्मिनल है, यानी कि पेट्रोल बनने की, जो डीजल है पेट्रोल है उसको बनने की बहुत बड़ी सुविधा है। यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ सामान्य मार्ग के नज़दीक होने से यहाँ पर विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। मुंबई पत्तन में यह 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। इसके प्रक्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इत्यादि हैं। इसके पास ही इस पर दबाव कम हो मुंबई पत्तन पर, क्योंकि ज़्यादा है, इस पर वर्कलोड ज़्यादा है, तो इसके पास बनाएगा JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जो नवी मुंबई में नाहवा सेवा की जगह है, नवी मुंबई में, मुंबई के पास, उसमें ये इसलिए ये बनाया गया था। और इसमें जो मैंने बताया कि मुंबई पत्तन पर दबाव कम हो इसलिए बनाए थे। और ये भारत का विशालतम सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। कंटेनर यहाँ लेन का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है।
तीसरा पत्तन है मार्मागाओ। मार्मागाओ पत्तन, ये गोवा में है, ये प्राकृतिक पत्तन है। और जापान को यहाँ पे लौह अयस्क का या लौह सांधन का निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। 1961 में इसे रीडेवलप किया गया और कोंकण रेलवे जब बनी तो इसका महत्व और बढ़ गया। इसके पश्चिम प्रदेश कर्नाटक, गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र है। अब नेक्स्ट पत्तन है फोर्थ, न्यू मंगलोर पत्तन, कर्नाटक में है ये इसमें लौह अयस्क, लौह सांध का निर्यात होता है और यहाँ से उर्वरक, पेट्रोलियम और पेट्रोल उत्पाद, खाद्य तेल, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, सूत, कॉटन यानी कि ग्रेनाइट पत्थर, शीरा, ये ज़्यादा इनका निपटान किया जाता है। पश्चिम प्रदेश इसका कर्नाटक है। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एमसीक्यू पूछ लेते हैं इसको, सेक्शन ए में वो 3 नंबर में आता है कई बार, है एक बेवानद कयाल। बेवानद कयाल इसे कहते हैं अरब की रानी, अरब की रानी, ठीक है भाई, क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसका नाम है। यह जो है कोची पत्तन या कोचीन पत्तन के पास है, केरल में। ये जो है ये एक झील है और तो ये जो है ये इसके उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये प्राकृतिक पत्तन है ये भी, और सुएज और कोलंबो मार्ग के पास होने से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पत्तन है बहुत महत्वपूर्ण है, बेवानद कयाल के नाम से, या कोचीन पत्तन है, कोचीन पत्तन भी कहते हैं इसको। इसके पश्चिम प्रदेश केरल, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु इत्यादि हैं। नेक्स्ट पत्तन है हमारा कोलकाता पत्तन। कोलकाता पत्तन पश्चिम बंगाल में है और ये हुगली नदी पर है। और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल यानी कि पृथ्वी के ज़मीन पर हमारे अंदर है। मुंबई पत्तन की तरह इसका भी डेवलपमेंट अंग्रेजों ने ही किया था। पश्चिम प्रदेश इसके विशाखापट्टनम और पारादीप हैं। हालांकि इस पत्तन में सबसे बड़ी समस्या जो है हुगली नदी है उसमें जो गाद की समस्या है। और ये भी है, ये ज्वारीय पत्तन है कि इसमें जो है ज्वार आने पे जो जहाज जो अंदर बाहर जाते हैं तो इसमें गाद की बहुत बड़ी समस्या है और जाम की बहुत बड़ी समस्या, संकुलता बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है इसलिए पत्तन पे ज़्यादा इस पर दबाव है। तो इसलिए इसके पास जो है एक पत्तन बनाया गया हल्दिया पत्तन। हल्दिया इसके पास होने से हल्दिया पत्तन के जब बना तो उससे कोलकाता पत्तन की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई। अब हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके डेल्टा पर ये है। और यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोल पदार्थ, उर्वरक, जूट, कपास, सूती धागे आदि का निपटान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पत्तन है हमारा पारादीप पत्तन। पारादीप जो ये कटक में है, कटक यानी कि उड़ीसा में है। ये महानदी पर है और इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, इसका पोताश्रय है। तो जिससे गहरा से क्या फायदा है कि जो बाहरी पोत हैं, जो बड़े पोत हैं, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। और यहाँ पर लौह अयस्क का निपटान सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके पश्चिम प्रदेश ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट पत्तन हमारा विशाखापट्टनम पत्तन। ये आंध्र प्रदेश में है। ये जमीन से जुड़ा हुआ है और ठोस चट्टान और बालू को काटकर जो ये एक नहर द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। यहाँ पर निपटान लौह अयस्क, पेट्रोलियम और पेट्रोल पदार्थ और सामान्य वस्तुओं का भी यहाँ निपटान किया जाता है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में जो है। इसके पश्चिम प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। एक पत्तन है हमारा चेन्नई या तमिलनाडु पत्तन। तमिलनाडु में चेन्नई, ये तमिलनाडु में है। ये सबसे पुराने पत्तनों में से एक है और कृत्रिम पत्तन है यानी कि आर्टिफिशियल पत्तन है, बनाया गया है। ये 1859 में बना। यहाँ पर लेकिन उथला जल है। उथला जल होने से बड़े पोतों के लिए अनुकूल नहीं है, छोटे पोत यहाँ पर आ पाते हैं। इसके पश्चिम प्रदेश तमिलनाडु और पुडुचेरी हैं। एक पत्तन है हमारा तमिलनाडु में एन्नोर, जो कामराज के नाम से है। कामराज पत्तन कह दो या एन्नोर पत्तन कह लो।
या एनआरए पत्तन कह लो, ये चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। एक पत्तन है हमारा तूतीकोरन पत्तन, तूतीकोरन, ये भी तमिलनाडु में ही है। इसका नाम जो वीओ चिदम्बरम भी है, वीओ चिदम्बरम पत्तन। चेन्नई पत्तन के दबाव कम करने के लिए ही इसको भी बनाया गया। इसमें कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद का निपटान होता है। और जो इसके पश्चिम प्रदेश है वो ही है जो 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 यानी तमिलनाडु और पौंडीचेरी का आसपास का जो एरिया है वो ये सब कवर करता है। एक पत्तन और है हमारा, हालांकि छोटा है लेकिन बहुत प्रमुख बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अब जानते ही हो। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अब ये तो पत्तन तो हमारे सारे हो गए। अगर मान लिया कोई एक दो पत्तन के बारे में डिफरेंस पूछता है या उसके विशेषताएं पूछता है तो आप इनको आप आराम से कर सकते हो। आपको सोच समझ के करने हैं। इनकी जो मोटी मोटी बातें खाली वही याद रखनी है कि इसका पश्चिम प्रदेश कौन सा है, ये जो है जो इसमें क्या समाया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस कौन सी है, कौन से ये राज्य में है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है भाई। तो अब कुछ हवाई अड्डे हैं इस चैप्टर में। हवाई अड्डे हालांकि आप जो है जो वायु पत्तन है वो आप इसे पढ़ चुके हो पहली किताब में ही, तो वो सारे के सारे आप उसे पढ़ चुके हो। लेकिन मैं इंडिया के जो हवाई पत्तन हैं उनके बारे में बात करूंगा। और हवाई के बारे में जानते हो ये यात्रा सुगम और तेज है, या आप अच्छे जानते ही हो, लेकिन थोड़ी महंगी भी खर्चीली भी है। लेकिन इससे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैप में आता है और कई बार नाम से आता है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 30 में इंडिया के मैप में कि आप जो है इस नाम का पत्तन कहाँ पर है वहाँ पर आप उसे इंडिकेट कीजिए। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कोई भी निशान लगा हुआ नहीं आता, आपको खुद ढूंढना होता है। तो इसलिए आप उसका नाम, उसका सिंबल आप अच्छे से याद रखेंगे और सिंबल को लगाएंगे। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मैप में, चाहे वर्ल्ड का मैप हो चाहे इंडिया का मैप हो, उसमें उपयुक्त चिन्हों का या सिंबल्स का प्रयोग नहीं करते। अगर जैसे हवाई अड्डा है तो हवाई अड्डे का छोटा सा हवाई जहाज बनाना है वहाँ पे, अगर समुद्री पत्तन है तो थोड़ा सा शिप बनाना है। आपको इस तरह ध्यान रखना है कि हमारा क्या पूछा गया है और हमें कौन सा इसमें सिंबल प्रयोग करना है, जब ही वो आधा नंबर होता है। अगर एक पॉइंट का जो है वो जो एक ऑप्शन है उसके आधा नंबर सिंबल का और आधा नंबर जो है वो नंबर होता है उसका जो लिखा है आपने उस पॉइंट को इंडिकेट किया है। आपने खाली इंडिकेट कर दिया, सिंबल नहीं बनाया, तो आपका आधा नंबर कट सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं खैर बात कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था बाकायदा उपयुक्त चिन्हों द्वारा बताइए, दर्शाइए। तो आपको जो है और इंडिया के मैप में तो आपको वो ढूंढने भी है कहाँ पे हैं। तो इंडिया का मैप आपको अच्छा रटा होना चाहिए, स्टेट कहाँ है। अगर स्टेट आपको याद है फिर हो जाएगा। और शहर भी अगर पता होगा तो वो भी अच्छा है। कम से कम अगर शहर पता ना हो तो स्टेट जरूर पता हो। हालांकि शहर पता होना चाहिए। ज़्यादातर ये हवाई अड्डे उन राज्यों की, जो राज्य हैं उनकी राजधानियों में ही हैं। तो ये जानना है। और हवाई अड्डे हमारे कितने हैं, जो या वायु पत्तन कह लो, हवाई अड्डे कह लो, ये टोटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे 25 हैं। 25 थे 2017 में। 2017 के आंकड़े के अनुसार 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कैसे कहेंगे, जो देश विदेश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं यात्रियों की और सामान की। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे 34 हैं। और इसके अलावा 10 हमारे कस्टम हवाई अड्डे भी हैं। तो और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। तो इसमें अब हवाई अड्डे की बात करूंगा सबसे पहले मैं। तो इसमें जैसे सबसे पहला हवाई अड्डा बता रहा हूं मैं आपको, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट, या से सोनेगांव एयरपोर्ट भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है भाई। ये सोनेगांव में है और इसलिए सोनेगांव एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में। दूसरा हवाई अड्डा हमारा, अब नेक्स्ट हवाई अड्डा बता रहा हूँ मैं, दिल्ली में है। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में इंदिरा गांधी के नाम पर। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे मुंबई में। और नागपुर में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे है, ध्यान रखना अच्छे से।
बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा के नाम पे है। हैदराबाद में GMR ग्रुप वो चलाता है, एक कंपनी है जो उनको चलाती है। हालांकि जो दिल्ली का है उसे भी ये चलाती है, GMR एक कंपनी है हैदराबाद में। ठीक है। चेन्नई एयरपोर्ट के नाम से है। कोच्चि में कोचीन के नाम से है। जम्मू कश्मीर में शेखुल आलम हवाई अड्डा है श्रीनगर में। पंजाब में अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये पेपर में आया हुआ है कई बार कि पंजाब में कौन सा हवाई अड्डा है, तो श्री गुरु रामदास जी अमृतसर में है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमृतसर भी पता होना चाहिए आपको और इसका नाम पता होना चाहिए, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह के नाम पे है हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजस्थान में जयपुर या सांगनेर के नाम पे है। ठीक है भाई। और तेलंगाना में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अंडमान निकोबार में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वीर सावरकर के नाम पे है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में MP में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। इंदौर मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली गुवाहाटी में है। ये गुवाहाटी असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। मणिपुर में वीर तिकेंद्र जीत इम्फाल में है, यह अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। और जो असम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली गुवाहाटी में है, इसका नाम जो है वीर जौहर भी नाम है इसका, वीर जौहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो ये हवाई अड्डे के बारे में मैंने आपको बता दिया। और देखो ये फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप जो है इसके मैथ की प्रैक्टिस करो, इन टॉपिकों पर क्लियर करो। और MCQ को जब तक नहीं कर सकते जब तक आप ये पूरी जो मैंने बताई वीडियो इसको लक्ष्य से देख लो, समझ लो, कर लो। एक ही और आती है इसमें पेपर में कई बार आता टेबल, सेक्शन B में कई बार टेबल आ जाता है। तो उस टेबल को जो टेबल है, टेबल में क्या दिया होगा कि उसमें कुछ देशों के नाम दिए होंगे, राष्ट्रों के नाम दिए होंगे और या कुछ वस्तुओं के नाम दिए होंगे और उनकी जो परसेंटेज या संख्या लिखी होगी। तो उसमें वो पूछेगा क्वेश्चन कि भाई इसमें जो है ये कम या ज़्यादा कौन सा हो रहा है, निर्यात कौन सा हो रहा है, आयात कौन सा हो रहा है। तो आप टेबल को देख के बता दोगे, कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, इसलिए मैं टेबल से बताई नहीं है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।